नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी कृषि कानून पर साल भर से चल रहे विरोध प्रदर्शन की, पीएम मोदी के जन्मदिन पर विपक्ष के बेरोजगारी दिवस की, बात करेंगे राहुल गांधी के पीएम मोदी पर तंज की, विधानसभा चुनावों को लेकर अखिलेश यादव की चिंता की, जानेंगे राजस्थान कैबिनेट का कब हो सकता है विस्तार, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सरकार से की क्या सिफारिश, और बुलेटिन के आखिर में बात विकास कार्य पर झूठे प्रचार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में आज टीकाकरण का बन गया रिकॉर्ड। एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगाई गई वैक्सीन। सरकार की ओर से की गई थी विशेष तैयारी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में सभी पार्टियां। कांग्रेस ने किया स्क्रीनिंग कमेटी का गठन। कांग्रेस के महासचिव जितेंद्र सिंह बने अध्यक्ष। प्रियंका गांधी, अजय लल्लू, आराधना मिश्रा होंगी टीम की सदस्य। बिहार लोजपा सांसद चिराग पासवान ने लिखा सीएम नीतीश को पत्र, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के लिए भारत रत्न देने की मांग। शेयर बाजार में आई गिरावट, 125 अंकों की गिरावट के साथ 59,016 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 44 अंकों की गिरावट, 17,585 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान 9.5 महीने से भी ज्यादा वक्त से दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे आज से ठीक 1 साल पहले यानी 17 सितंबर को संसद में ये कानून पास हुए थे और इसके साथ ही शुरू हो गया था कि इन कानूनों का विरोध। तो 1 साल बाद आज कहां हुआ प्रदर्शन? 3 कृषि कानूनों को लागू हुए पूरा 1 साल का वक्त गुजर चुका है। ना तो सरकार कृषि कानून रद्द करने को तैयार है और ना ही किसान अपनी मांग से पीछे हटने को ही तैयार हैं। किसानों की मांग साफ है कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं, जबकि सरकार सिर्फ संशोधन की बात कर रही है। दिल्ली के 3 बॉर्डरों पर किसानों के आंदोलन को 9.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। सरकार के साथ 11 दौर की बातचीत जरूर हुई, लेकिन बात नहीं बनी। 22 जनवरी के बाद से सरकार ने किसानों से ना तो बात की और ना ही कोई प्रस्ताव बातचीत का किसानों को दिया, जबकि किसान लगातार दावा कर रहे हैं कि अगर सरकार बातचीत के लिए बुलाएगी तो वो जरूर जाएंगे। किसानों के समर्थन में पूरा विपक्ष एकजुट भी दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि सरकार के सहयोगी भी किसानों के साथ दिखाई दे रहे हैं। अकाली दल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसानों के समर्थन में एनडीए छोड़ चुकी है और आज अकाली दल ने कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन भी किया। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से संसद भवन तक मार्च निकाला गया, जिसमें अकाली दल के सांसद सुखबीर सिंह बादल भी शामिल हुए। पुलिस ने इस दौरान सुखबीर सिंह बादल को हिरासत में भी ले लिया और शाम को उन्हें रिहा भी कर दिया। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि किसानों की लड़ाई लंबी चलेगी। हमें सरकार से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। सरकार किसानों को उनका हक दे दे, किसान अपने घर चला जाएगा, नहीं तो हम 10 साल तक भी आंदोलन चलाने को तैयार हैं। इस बीच 27 सितंबर को होने वाले भारत बंद को लेकर भी किसान संगठन रणनीति बनाने में जुटे हैं। किसानों के भारत बंद को राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिलता दिख रहा है। कृषि कानून के खिलाफ 1 साल से प्रदर्शन चल रहा है। ये कब तक चलेगा, ये सरकार के फैसले पर है। वैसे आज सरकार का ध्यान पीएम मोदी के जन्मदिवस पर था। पीएम को देश विदेश से बधाइयां भी मिली, लेकिन इस बीच आज ट्विटर पर बेरोजगारी दिवस अचानक ट्रेंड में आ गया। कांग्रेस ने तो आज के दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने का ऐलान भी कर दिया। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर कांग्रेस ने उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही उनके जन्मदिन पर विफलताओं का हवाला देते हुए बेरोजगारी दिवस, किसान विरोधी दिवस और महंगाई दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया ने कहा कि जैसे बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंदिरा गांधी के जन्मदिन को कौमी एकता दिवस के रूप में, राजीव गांधी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, वैसे ही अब से मोदी जी के जन्म दिवस को बेरोजगारी और महंगाई दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि कोरोना काल में सिर्फ पीएम मोदी की उदासीनता की वजह से देश परेशानी में पड़ गया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आपके वादे का क्या हुआ, कहां है 2 करोड़ नौकरियां, 61 लाख सरकारी पद केंद्र सरकार में खाली क्यों हैं? 600 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, लेकिन मोदी की तरफ से सहानुभूति का एक भी शब्द नहीं निकला। आज महंगाई चरम पर है। 900 रुपए की रसोई गैस, 95 रुपए का डीजल और 120 रुपए पेट्रोल बिक रहा है। कई धंधे चौपट हो गए हैं, लेकिन मोदी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। पीएम के जन्मदिन के अवसर पर सोशल मीडिया पर भी बेरोजगारी और महंगाई के समर्थन में एक ट्रेंड छिड़ गया है। इस दौरान मोदी
के जन्मदिन पर बधाइयों के 5,47,000 ट्वीट किए गए, लेकिन इससे ज्यादा हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस में 15,60,000 और हैशटैग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे में 11,80,000 ट्वीट किए गए। मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस, वैसे पीएम को उनके जन्मदिन पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बधाई दी, लेकिन साथ ही उन पर तंज भी कसा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी से आम जनता के बारे में फैसले लेने के लिए कहा है। तो क्या कहा है राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज पीएम नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हर साल पीएम को उनके जन्मदिन पर ट्वीट करके बधाई जरूर देते हैं। हाँ, पीएम की ओर से जरूर 2 साल से इस तरह का ट्वीट राहुल गांधी के जन्मदिन पर आना बंद हो गया है। राहुल गांधी ने पीएम को जन्मदिन की बधाई जरूर दी, लेकिन अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने पीएम को देश की जनता से किया गया वायदा भी याद दिला दिया। राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया, कहां है 2 करोड़ नौकरियां जिनका वादा करके बीजेपी देश की सत्ता में आई थी और सत्ता में आने के बाद अपने वादों को भुला दिया। राहुल गांधी ने हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के साथ ही ट्वीट करते हुए कहा, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर बीजेपी जनता के लिए काम करती, मित्रों के लिए नहीं। राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस ने भी सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने कहा कि सरकार सिर्फ अपने मित्रों की सोचती है, किसानों को चंद उद्योगपति मित्रों का गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सरकार का राजहट ही तो है जो वो किसानों से बातचीत भी नहीं करना चाहती। साफ है, मुद्दा रोजगार का हो या किसानों का, कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी हुई है। ये सरकार सिर्फ मित्रों की ही है और मित्रों का मतलब राहुल गांधी कई बार बता भी चुके हैं कि सरकार आम लोगों की जगह चंद उद्योगपतियों के फायदे की ही सोचती है। वैसे जनता को रिझाने की कोशिश में सभी दल जुटे हुए हैं, खास तौर पर उन राज्यों में जहां 4 महीने बाद ही चुनाव होने हैं और इनमें यूपी भी शामिल है। लेकिन यहाँ अखिलेश यादव को चुनावों से ज्यादा किसी और चीज की चिंता सता रही है। तो चुनावों में किस बात से चिंतित हैं अखिलेश, देखिए रिपोर्ट। 2022 यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार कोई भी चूक नहीं करना चाहते, इसलिए वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से सचेत रहने की अपील कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश ने कहा कि यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को ईवीएम और डीएम से सतर्क रहने की अपील की है। अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए अखिलेश ने बिहार में ईवीएम और डीएम पर हेराफेरी के आरोप लगाए। साथ ही बंगाल का जिक्र करते हुए बोले कि वहां ऐसा नहीं हो सका, इसलिए वहां के नतीजे सही आए। अपने इस बयान के जरिए अखिलेश ने बीजेपी पर ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। उनका मानना है कि बीजेपी गड़बड़ी करके ही सत्ता में आई थी। इसके अलावा अखिलेश योगी सरकार के उस विज्ञापन का जिक्र करने से भी नहीं चूके जिसमें गलत तस्वीरों को दिखाया गया था। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के झूठे प्रचार में विज्ञापनों की स्थिति इतनी डरावनी है कि समाजवादी सरकार के विकास के कामों को तो बीजेपी अपने कामों में गिनाती ही रही है, पर आश्चर्य तो ये है कि पश्चिम बंगाल की फ्लाईओवर को भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चित्र के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। जहां भी अच्छा काम हुआ है, बीजेपी को उसे अपना बताने में कोई संकोच नहीं है। अब अखिलेश ने बीजेपी पर गंभीर आरोप तो लगा दिया है, अब देखना होगा कि बीजेपी की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है और अखिलेश के ये आरोप कितने सही होते हैं, ये तो आगामी चुनावों के परिणाम से ही पता चल जाएगा। लेकिन तब तक आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा। अखिलेश को चिंता ईवीएम और डीएम की है और उन्होंने पार्टी समर्थकों से चुनावों के दौरान इन पर नजर रखने को भी कहा है, क्योंकि सरकार बनेगी तो समर्थकों को ही सबसे ज्यादा फायदा होता है। सरकार में उन्हें पद मिलते हैं। पदों को लेकर ही आजकल राजस्थान कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट में तल्खी चल रही है। पायलट सरकार में अपने समर्थकों को मंत्री पद दिलाना चाहते हैं और जल्द ही उनकी ये मांग पूरी भी होने वाली है। राजस्थान में कब होगा कैबिनेट विस्तार? क्या पायलट के समर्थकों को मिलेगी जगह? कब उठेगा सस्पेंस से पर्दा? इन सवालों के जवाब का इंतजार लंबे वक्त से राजस्थान की सियासत में किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से किसी का भी नाम आगे नहीं किया गया है। इस संशय के बीच कांग्रेस प्रभारी महासचिव अजय माकन ने बड़ा बयान दिया है। अजय माकन ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत की तबीयत अगर खराब नहीं रहती तो कैबिनेट विस्तार हो गया होता। हमने सभी काम को लागू करने का फॉर्मूला बना लिया है। अजय माकन ने कहा कि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत बीमार हैं और घर से ही कामकाज कर रहे हैं।
आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाएगा। सीएम गहलोत सही फैसला लेकर कैबिनेट को नया रूप देंगे। अजय माकन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब राजस्थान में लंबे समय से सरकार का कैबिनेट विस्तार टल रहा है। पिछले दिनों अजय माकन के दौरे के बाद इस बात की अटकलें तेज हो गई थीं कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। हालांकि इसी बीच सीएम अशोक गहलोत बीमार पड़ गए, लेकिन अब जल्द ही मंत्रिमंडल को नया रूप देने के संकेत मिल रहे हैं, जिसके बाद राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के नए मंत्रियों को लेकर भी जयपुर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट का जब विस्तार होगा तो सचिन पायलट कैंप से 4 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। इनमें हेमाराम चौधरी, दीपेंद्र सिंह शेखावत, मुरारी लाल मीणा और रमेश मीणा का नाम प्रमुख है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कैबिनेट विस्तार को लेकर कहा था कि अजय माकन का फैसला सर्वमान्य होगा, उनका फैसला सभी लोग मानेंगे। अब सचिन पायलट ने तो गेंद माकन के पाले में फेंक दी है, लेकिन दूसरी तरफ माकन ने इसे मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया है। अब देखना होगा कि गहलोत कैसे पायलट के समर्थकों को संग लेकर अपनी नई टीम का स्वरूप तैयार करते हैं। पायलट के समर्थकों को राजस्थान सरकार में जल्दी ही जगह मिल सकती है। गहलोत मंत्रिमंडल में खाली पड़े पद जल्दी ही भरे जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट में जजों के खाली पद कब भरे जाएंगे, ये सवाल बना हुआ है। देश के कई हाई कोर्ट में तो जजों के आधे पद तक खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से कई पदों पर जजों की नियुक्ति की सिफारिश भी सरकार से की है और अब कोर्ट की ओर से एक साथ 8 राज्यों में चीफ जस्टिस के नाम की भी सिफारिश की गई है। देश के कई हाई कोर्ट जजों की कमी से जूझ रहे हैं, जिसका सीधा असर काम पर पड़ रहा है। लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है और कोर्ट इस पर लगातार चिंता भी जाहिर कर रहा है। देश के कई कोर्ट रूम में तो इसीलिए ताले लगे हैं क्योंकि जज नहीं है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट देश के हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर तेजी से काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने देश में एक साथ 8 हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब कॉलेजियम ने एक साथ इतने चीफ जस्टिस की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसके अलावा कॉलेजियम ने करीब 2 दर्जन हाई कोर्ट के जजों के तबादले को भी अपनी मंजूरी दे दी है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जजों की जरूरत है, जबकि अभी केवल 93 जजों से काम चल रहा है। देश भर के हाई कोर्ट में जजों के रिक्त पद भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को इलाहाबाद के 16 सहित 12 हाई कोर्ट के लिए 68 जजों को नियुक्त करने के लिए नाम भेजे थे। इलाहाबाद, राजस्थान और कलकत्ता समेत इन सभी 12 हाई कोर्टों में रिक्त पदों के कारण बड़ी संख्या में मामले लंबित हो रहे थे, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि ये नियुक्तियां हो जाने से जनता की परेशानी दूर हो जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी एक साथ 9 जजों की नियुक्ति की गई थी। यह पहला मौका था जब एक साथ इतनी बड़ी नियुक्ति के बाद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ था। 9 नए न्यायाधीशों में 3 महिला न्यायाधीश भी शामिल थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत में CJI रमण के साथ जजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है, जबकि स्वीकृत संख्या 34 है। और बुलेटिन के आखिर में बात सरकार के दावों की। पीएम मोदी कहते हैं कि पिछली सरकारों ने कामकाज को रोककर जनता को मुश्किल में डाला था। कई प्रोजेक्ट्स सालों तक पूरे नहीं हुए क्योंकि पिछली सरकार की नीयत से लेकर नीति में खोट था। लेकिन अब मोदी सरकार का भी यही हाल है, क्योंकि मोदी सरकार की लेट लतीफी की वजह से ही जनता के 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। तो क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। समय बहुत अनमोल है, लेकिन लगता है कि मोदी सरकार इस वक्त की कीमत को नहीं समझती है। तभी तो हर प्रोजेक्ट में सालों लग जाते हैं, जिसकी कीमत देश की जनता को चुकानी पड़ती है। सरकार के ढीले रवैये की वजह से ही कई प्रोजेक्ट्स के लिए लोगों को 4 लाख करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की अप्रैल से जून के बीच की रिपोर्ट के पन्ने बताते हैं कि 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले देश में 12 प्रोजेक्ट अपने तय समय से तेज चल रहे हैं। 241 प्रोजेक्ट अपने तय शेड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं। 559 प्रोजेक्ट अपने तय समय से देर से चल रहे हैं, जबकि 967 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके पूरा होने की तारीख नहीं पता। बल्कि किसी भी प्रोजेक्ट की लेट लतीफी का नुकसान सीधा देश के आम आदमी को अपनी जेब से भरना पड़ता है। सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि 480 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में देरी के कारण उनकी लागत में 4,46,000 करोड़ तक इजाफा हो चुका है। यानी जो काम कम पैसे में हो सकता था, उसके लिए अब और 4,46,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। देश में ऐसे ही बड़े बड़े हाईवे या दूसरे प्रोजेक्ट में देरी के कारण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सख्त रुख के साथ सख्त नीति अपनाने की वकालत करते आए हैं, लेकिन मोदी सरकार का हाल जस का तस है। ना तो सरकार सुधर रही है, ना ही तेजी से काम हो रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे होगा विकास? तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।